नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है राजधानी लाइव। खबरों की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। दरअसल मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन उनका सपना राष्ट्रपति बनने का नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बृहस्पतिवार को सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। तो वहीं मायावती ने कहा कि उनका सपना राष्ट्रपति बनने का नहीं, वह पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती हैं। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में है और रहेंगी। जैसा कि ये विदित है कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर वे कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया है। के आए ऐसा लग रहा है जैसे उनको लेकर देखिए मैं इस बात में बहुत साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और आने वाले समय में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मायावती ने सीधा सीधा तंज कसा है और कहा है कि मुझे पीएम और सीएम बनने का सपना मैं देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकती। देखिए, कल दो सियासी चीजें सामने नजर आई, जहां पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है सतीश मिश्रा और एक लौटे विधायक बसपा के उमा शंकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे।
और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अपना बयान जारी करा था और उन्होंने सपा के ऊपर लगातार जो हमलावर है वो होती नजर आई और भारतीय जनता पार्टी पे भी हमला उन्होंने किया, लेकिन समाजवादी पार्टी पे ज्यादा वो हमलावर नजर आई और उन्होंने साफ कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, लेकिन राष्ट्रपति का सपना मैंने नहीं देखा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक अहम भूमिका जो है निभाई है हमको चुनाव हरवाने में, और इन दोनों की कोशिश से हम आज चुनाव हारे हुए हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव ने साफ तौर कहा कि वो कह सकते हैं विदेश भागने की फिराक में है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को विदेश भागने की फिराक में उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना हम नहीं देखना चाहते। और कहा, और वही साफ तौर पे कहा समाजवादी पार्टी की सत्ता आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। और साफ तौर पे कहा सकता है पीएम और सीएम बनने का सपना मैं नहीं देख सकी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और रहूंगी और आगे भी इस तरह रहेंगी। और लखनऊ में बयान जारी करते हुए समाजवादी पार्टी से अफवाह फैलाने का काम किया, और जिस तरह से कल मायावती हमलावर हुई अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव भी अमेठी पहुंचे थे और उन्होंने अमेठी में भी बयान जारी किया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती को क्या भारतीय जनता पार्टी पीएम बनाकर भेजना चाहती है तो जाए, क्यों नहीं जाना चाहती है। और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि ये हमारा जो गठबंधन हुआ था 17 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था वो कहीं ना कहीं इसी बात का हुआ था कि प्रधानमंत्री पद तक उनको भेजने का काम किया जाए। तो दोनों ही नेता हमलावर है और बुआ भतीजे के रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास जरूर नजर आ रही है। और आजम खान के बयान पे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कल भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से मायावती ने ये बयान जारी किया है उससे देखकर तो यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात से श्योर हैं कि वो सत्ता में दोबारा आ सकती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले कुछ समय से जब से वो सत्ता में काबिज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये बयान देना कि वो पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती हैं लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। वहीं जितेंद्र, उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा सीधा तंज कसा है कि चुनाव में बीजेपी की सत्ता सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहती है, लेकिन कल कुछ उनका गुस्सा कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के ऊपर निकला और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक अगर हम बसपा के साथ आ जाता है तो मुख्यमंत्री मुझे उत्तर प्रदेश के बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लगातार दलित वोट बैंक बसपा के साथ था, लेकिन अखिलेश यादव ने हमारे साथ दगाबाजी की और कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाके उन्होंने उनकी सत्ता बनाने का काम किया। तो 2022 की जो कहा जा सकती है कि चुनावी सरगर्मी वो अब तेज हो चुकी है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा मिले थे कल, बसपा के विधायक उमा शंकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इसका सियासी मायना क्या निकाला जाए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है, प्रधानमंत्री पद का चुनाव नजदीक है। वो कहीं ना कहीं कि पार्टी कौन किसकी ओर जाती है वो सियासी घमासान वो शुरू हो गया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि सतीश चंद्र मिश्रा और उमा शंकर स्मारक और पार्कों को लेकर मिले थे, संरक्षण के पार्कों को लेकर मिले थे मुख्यमंत्री से, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल अखिलेश यादव पर हमलावर हुई और इससे पहले उनका बीजेपी प्रेम जो दिखा था वो कहीं ना कहीं इशारा कुछ और कर रहा है और 2024 का जो चुनाव होना है उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का इशारा जरूर दिख रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र लखनऊ से। लेकिन आपको बता दें कि मायावती जिस तरीके से अखिलेश यादव पर तंज कसती हुई नजर आती हैं कि अखिलेश यादव विदेश भागने की तैयारी में हैं, अब देखना होगा कि कितनी बात में ये सच्चाई जाहिर होती है। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे, मामलों की रफ्तार जिस तरीके से गति पकड़ रही है वह डराने वाली है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे के दौरान 1490 से अधिक मामले सामने आए, जो 6 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि अभी हालात काबू में हैं, पर हम हालात पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि अब हालात पूर्व की तरह नहीं है,
सोचने वाली बात यह है कि क्या कोरोना मामलों के बढ़ते डर के कारण दिल्ली सरकार एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लगा सकती है। इस बारे में नियम बताते हैं कि अगर 3 से 5 दिनों के लिए सकारात्मकता दर 5% से ऊपर रहती है तो सरकार कर्फ्यू लगा सकती है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में सकारात्मकता दर 5% से ऊपर है। दिल्ली में तो 6.42% सकारात्मकता दर हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले डरा रहे हैं और इसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना की एक और लहर हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि देखना होगा कि पिछली जो बार स्थिति बनी थी वो इस बार भी बन पाती है या नहीं, या फिर केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से प्रयासरत रहती हैं और इसको काबू करने में कामयाब होती हैं। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर क्या इंतजाम किए बैठी हैं। लेकिन जो इस वक्त की खबर है वो ये है कि कोरोना के आंकड़े अब फिर से डराने लगे हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। अब देखना होगा कि कोरोना पर इस बार फतेह हासिल हो पाएगी या नहीं। हालांकि वहीं अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी नजर इस पर है। अब देखना होगा कि केजरीवाल सरकार के ये दावे कितने सही साबित होते हैं। पिछली बार जो स्थिति कोरोना की बनी हुई थी जिसमें बेड और अस्पतालों की कहीं ना कहीं कमी हो गई थी, जिसकी वजह से खासा दिक्कतों का सामना देश की जनता को करना पड़ा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है, एक बार फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े हैं दिल्ली के, वो खास तौर पर कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी डराने लगे हैं और जनता को भी डराने लगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर 1400 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ने लगी है। और यहाँ तक की बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के अंदर खास तौर पर डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली सरकार फिर दोबारा से सख्ती करेगी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो व्यापार है फिर दोबारा से चौपट होता हुआ नजर आएगा। मगर दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल के अंदर है, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। मगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा आंकड़े होंगे, फिर दिल्ली सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, वो है लॉकडाउन या फिर मार्केटों को बंद करना, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू या फिर नाइट कर्फ्यू लगाना। मगर इससे पहले भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो सख्ती कर सकती है, ताकि बाजारों के अंदर जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। जो आंकड़े हैं, यानी कि अभी जो स्थिति आंकड़ों की है वो कहीं ना कहीं यहीं पर रुकती हुई नजर आ रहा है। मगर दिल्ली सरकार बार बार कहीं ना कहीं जनता से सहयोग कर रही है, अपील कर रही है कि जनता संयम बना के रखे, जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क का इस्तेमाल करे। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से 500 रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया दोबारा से मास्क को लेकर। मगर कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है जनता की तरफ से भी और सरकारों की तरफ से भी। जी बिल्कुल राजीव, जनता की तरफ से कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन राजीव, क्या इससे कोरोना की एक नई लहर माना जा सकता है? क्या पिछली बार जो स्थिति बनी थी क्या वो इस बार दोहराई जा सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से आंकड़ों को पेश कर रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल के अंदर है, मगर कहीं ना कहीं जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार को और डीडीएम को लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं इसको यहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं वही बेहतर रहेगा। मगर अगर आंकड़े कंट्रोल नहीं हुए और इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं वही स्थिति आ जाएगी जो पहले लॉकडाउन में देखने को मिली थी, या फिर कहें तीसरी लहर में, या फिर कहें दूसरी लहर में देखने को मिली थी। वही स्थिति अब दोबारा से बन सकती है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी भी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है
वो यहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि व्यापारी जो है मार्केटों को बंद ना किया जाए और वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू का ऐलान ना किया जाए। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं राहत जरूर की जा सकती है, क्योंकि अगर व्यापारी अपने आप ही कंट्रोल करें और जो उनके पास जो ग्राहक आ रहे हैं उनको मास्क के लिए बोले, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी आती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं यही चीज दिल्ली सरकार भी चाहती है। मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है बाजारों के अंदर, या फिर कहें सिविल डिफेंस के जवान जो पहले लगाए गए थे 500 रुपए जुर्माना करने के लिए, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जनता इसको लेकर कितनी सतर्कता बरतती है राजीव। लेकिन दिल्ली में क्या स्थिति है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी नजर इस पर बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। दिल्ली सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारी निगाहें जो है वो हर स्थिति पर बनी हुई है। अस्पतालों के अंदर गौर किया जा रहा है कि भाई कोई भी स्थिति ना बिगड़े, और लगातार जो मरीज भर्ती है या फिर जो मरीज ये इलाज करा रहे कोरोना का, वो कहीं ना कहीं उनको हर तरीके की सुविधाएं मिल सके। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता का भी रोल बनता है, और जनता कहीं ना कहीं सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करे, ताकि वायरस का जो फैलने का खतरा है उसको कम से कम किया जा सके। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से लापरवाही देखने को मिल रही है। और दिल्ली सरकार जो है बार बार ये कह रही है कि स्थिति कंट्रोल के अंदर है। जब स्थिति कंट्रोल के अंदर है तो इसको यहीं पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। मगर बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है, ना ही जनता की तरफ से, ना ही अधिकारियों की तरफ से। जी बिल्कुल, जनता भी इसको लेकर कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है राजीव। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकारें लगातार अनुरोध करती हुई नजर आती थी कि बूस्टर डोज लीजिए जिससे आपको कोरोना नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जिन्होंने बूस्टर डोज ली है उन्हें भी कोरोना कहीं ना कहीं हुआ है। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की या फिर और राज्यों की सरकारों की या फिर क्या है केंद्र सरकार की, तो लगातार यही कहा जा रहा था कि हर व्यक्ति तक दोनों डोज पहुंचनी बहुत जरूरी है। और यही चीज दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली। लगभग कह सकते हैं 95% के करीब लोग जो है दोनों डोज लगवा चुके हैं। और यहाँ तक कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो फिर भी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं उसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो डर है कि ये दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं तब भी वायरस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है वो भी यही कह रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। मगर जनता भी चाहती है कहीं ना कहीं वैक्सीन लग चुकी है तो उनको जो डर है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मगर अभी तक डर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए। और यहाँ तक कि मास्क के लिए कहीं ना कहीं अपील की जा रही है सरकारों के द्वारा कि मास्क लगा के रखें। मगर कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर बेशक दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं तब भी कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जाए, ताकि जो वायरस से खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर अभी बात करें छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों के जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाए, ताकि उनका भी जो खतरा है वो कम से कम हो सके। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में आती है या नहीं। लेकिन राजीव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डीडीएमए की बैठक हो चुकी है और होती ही रहती है। वहीं पर पीएम मोदी ने भी अभी कुछ दिनों पहले कोरोना पर एक समीक्षा बैठक की थी। इस पर निष्कर्ष क्या निकला राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा भी समीक्षा बैठक की गई थी। डीडीएमए की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, तो वो भी लगातार इस बैठक के अंदर अपना रोल दिखाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि हर तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर मॉनिटर किया जा रहा है, अस्पतालों के ऊपर निगाहें बनाई के रखी हुई है कि कितने मरीज पॉजिटिव होके आ रहे हैं और कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड जरूर रखा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है उससे तो कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस समय की बात करें पिछले 24 घंटे की, तो लगभग 1490 आंकड़े आ चुके हैं। तो यानी कि लगभग 1500 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मगर उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर जो सख्ती होनी चाहिए या फिर चाहे जो अधिकारी होने चाहिए थे वो अधिकारी अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं जनता भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और जनता कहीं ना कहीं लापरवाही की तरफ भी जाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होता है।
अगली खबर चंडीगढ़ से है। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री द्वारा राज्य भर में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के आदेशों का पालन करते हुए मोहाली जिले से शुरुआत कर दी गई है। शिवालिक पहाड़ियों की जड़ों में न्यू चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक ब्लॉक माजरी के गांव अभीपुर की करोड़ों रुपए की बेहद कीमती 29 एकड़ पंचायती जमीन का कब्जा गांव की पंचायत द्वारा ले लिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की हाजिरी में पूरी कानूनी प्रक्रिया की पालना करते हुए कब्जा लेने की ये कार्रवाई पूरी की गई। इस मौके पर कुलदीप धालीवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा 2007 से इस जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। उन्होंने बताया कि कलेक्टर SAS नागर द्वारा इस जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए 2014 में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के चलते विभाग के अधिकारी और पंचायत ये कब्जा छुड़ा नहीं सके थे। पंचायत मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार बनते ही पहले महीने में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इस बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा छुड़वा लिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अवैध जमीनों पर कब्जा छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई सत्ता में आते ही शुरू कर दी गई। जी प्रियंका, बिल्कुल। देखिए, अगर 5000 एकड़ के करीब जो पंचायती जमीन है उसके ऊपर अवैध कब्जे किए गए हैं। रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 5000 एकड़ के करीब ऐसी जमीन है जो पंजाब सरकार की लीगल से दबा के अपने कब्जे में रखी हुई है। शुरुआत अगर उनके कि खुद कल पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने मोहाली अभयपुर गांव में रेड करके कि वहां से 29 एकड़ की एक बहुत बड़े प्लॉट को उन्होंने छुड़वाया जो इलीगल कब्जे में किसी के चल रहा था। उसके 29 एकड़ प्लॉट को छुड़वाया और साथ साथ उनकी तरफ से इसी तौर पर आश्वासन दिया गया है कि जितने भी पंजाब में जो पंचायती जमीन है जिसको जितने तरीके से दबा के रखा हुआ या अपनी इलीगली कब्जे में किया हुआ है, उन सबको 31 मई तक छुड़ाया जाएगा। ड्राइव शुरू कर दी गई है, स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं। और जो भगवंत मान सरकार का वादा था कि जितनी भी पंचायती जमीन है वापस पंजाब सरकार अपने अंडर लेगी, तो देखिए जमीन है एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। अगर हम साइज की बात करते हैं, चाहे हम इन्हें सेल करने की बात करें, हर एक जमीन के अगर हम कमर्शियल वैल्यू देखते हैं बहुत ज्यादा है। जो सिर्फ 29 एकड़ की जमीन जो अगर उनके कल खुद पंचायत मंत्री को धालीवाल ने कल रिलीज करवाई, तो उससे आप बता सकते हैं कि वो 29 एकड़ की जमीन की वैल्यू कई करोड़ों में है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस सीधे तौर पे पंजाब सरकार को हो रहा था। पर अब ये जो जमीनें जो कब्जा की गई थी, इन्हें वापस पंजाब सरकार अपने अंडर लेना शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत खुद पंचायत मंत्री या फिर हम कहेंगे कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने खुद जाकर छुड़वा कर की है, जो कि अच्छा और पॉजिटिव मैसेज भेजता हुआ नजर आ रहा है। इससे लोगों में आस बढ़ी है कि जो पंचायती जमीन है जो आमतौर पे गरीब किसानों को दी जाती थी पे कि आप इसमें अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फसल उगा सकते हैं, तो मिली उन चीजों से वापस ये जमीन अगर पंचायत के साथ ही तो ये किसानों को दी जाएगी और उनको अपने आप को अपलिफ्ट करने का मौका मिल पाएगा। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मान सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्या ये केजरीवाल सरकार या फिर कहें कि दिल्ली सरकार से एक सबक ले रही है कि अपनी जनता को कहीं ना कहीं परेशानी ना होने दी जाए? जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका, अगर बात करें कि जैसे दिल्ली मॉडल में आम जनता को खुश रखने की कोशिश है कि प्रायोरिटी आम जनता है, आम लोग हैं, जिनके जो सबसे मेन वोटर्स हैं, जिन्होंने आपको चुना है, उनकी बात सुने, उनको जो आपने प्रोमिसेस किए उन बातों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए। और इसी चीज के ऊपर आम आदमी पार्टी का मोटो रहता है कि शुरू से ही आम जनता को खुश रखना है और मान सरकार यही करती हुई नजर आ रही है। चाहे हम पंचायत जमीन की बात कर लें, जो पंचायत जमीन के कब्जे वो हटाने की बात कर लें, चाहे लोगों को किए हुए वादों की बात कर लें, चाहे नौकरी देने की बात करें, तो हर एक चीज में उनका फर्स्ट टारगेट आम जनता है और आम जनता को ही खुश रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो वादे हमने पूरे किए थे उन्हें पूरा करना होगा। क्योंकि अगर हम वादे पूरे नहीं करते हैं तब आम आदमी पार्टी को लोग नकार देंगे और ये चीज आम आदमी पार्टी समझती है और ये बात खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान समझता है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता से हर एक किया हुआ वादा वो निभाएं। बिल्कुल, धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ये जो वादे करती हुई नजर आती है पंजाब की जनता के बीच, वो साबित कर पाती है या नहीं।
अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। भोपाल एमपी से है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए। पहले भी ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं उनके इस कदम के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वैसे पिछले कुछ दिनों से कई मामलों को लेकर कमलनाथ विवादों में चल रहे थे। ऐसा ही विवाद उनकी विधानसभा कार्रवाई को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे बीजेपी की बकवास सुनने के लिए सदन की कार्रवाई में नहीं जाते हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी और विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की थी। अब उस विवाद के बीच कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उनकी जगह गोविंद सिंह को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और गोविंद सिंह को अब उनकी जगह पर नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा कि कमलनाथ ने ये जो बीजेपी पर तंज कसा था, निशाने पर लिया था कि बीजेपी की बकवास सुनने के लिए वो सदन में नहीं आते हैं, उस पर कितनी कठोर कार्रवाई बीजेपी करवाती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है कि इस तरीके के बयानबाजी आप नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है। हालांकि कमलनाथ ने ये जो बयान दिया है कि वो बीजेपी की बकवास सुनने के लिए सदन में नहीं आते हैं, उस पर बीजेपी ने केस भी दर्ज करवाए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है और अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे गोविंद सिंह, आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, कमलनाथ के इस्तीफे के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा का बना दिया गया है, जिसके बाद से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले के लहर विधानसभा सीट से विधायक हैं और 7वीं बार वह चुनाव जीते हैं। 2018 में 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अलग ही खुशी देखी जा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को बधाई भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से कमलनाथ ने इतने अचानक से इस्तीफा दे दिया है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है एमपी में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी तक कमलनाथ के पास दो पद थे। कमलनाथ पीसीसी चीफ भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए थे, जिस कारण से कमलनाथ के पास दो बड़ी जिम्मेदारियां थी और कांग्रेस में एक जो आपसी गुटबाजी देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। इसके बाद से अब जो कमलनाथ की जवाबदारी है वो बट गई है और जैसे ही कांग्रेस के हाई कमान का यह आदेश आया कि अब कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। वहीं अगर डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह छात्र जीवन से ही राजनीतिक संगठनों में जुड़े रहे और लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। पूर्व में कई दायित्व भी गोविंद सिंह जी के पास थे और गोविंद सिंह जी पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। इस कारण से गोविंद सिंह लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं और विपक्ष की आवाज को करने में एक योगदान भी सकते हैं। बिल्कुल विजय, अब
देखना होगा कि कांग्रेस की स्थिति अब क्या बनती है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एमपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस की अंतर्कलह का मामला किसी से छुपा नहीं है। ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती रहती है उसकी ही अंतर्कलह। तो एमपी में कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कांग्रेस के संगठन की, तो कांग्रेस के संगठन में लगातार गुटबाजी देखने को मिलती रहती है, जिस कारण से कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर होती चली जाती है। और इसी गुटबाजी के कारण आए दिन कांग्रेस को नुकसान भी देखने को मिलता रहता है। और अभी हाल ही में जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही देखने को मिली है, जिस कारण से सत्ता परिवर्तित हुआ है। और अगर अब बात की जाए एक नया चेहरा आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विजय, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की गुटबाजी ये कितनी कामयाब साबित होती है। हालांकि कमलनाथ का इतने अचानक से इस्तीफा देना और उनकी जगह गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाना कांग्रेस को कितना फायदेमंद साबित होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं शिमला हिमाचल से। अगली खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने गुरुवार के दिन मंडी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है और 4.5 सालों में मुख्यमंत्री ने 45,000 करोड़ से कर्जा 68,000 करोड़ पहुंचा दिया है। कौल सिंह ने कहा कि आज हिमाचल को सरकार ने दिवालिये की कगार पर खड़ा कर दिया है और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नीतियों से हिमाचल प्रदेश का कोई भी विभाग खुश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीतियों से दुखी होकर रोज HRTC के कर्मचारी पेंशनर्स हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है और कर्मचारियों को वेतन और कर्मचारी रोज गेट मीटिंगें भी कर रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे, लेकिन सरकार को तो कोई चिंता ही नहीं है। और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं जब मैंने टेक ओवर किया 50,000 करोड़ का ऋण था। ये बात गलत है। जब हमने सरकार छोड़ी 27 दिसंबर को 2017 को, तो 45,000 या 45,500 का करोड़ कर्जा था। उस कर्जे में 10 साल धूमल मुख्यमंत्री थे, 6 साल शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त भी हम धूमल सरकार पे आरोप लगाते थे आप बहुत कर्जा ले रहे हैं, लेकिन जयराम जी तो हद कर दी। 4.5 साल में 45,000 करोड़ से 68,000 करोड़ का कर्जा आज हिमाचल सरकार पर है। दिवालिये के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। फिजूल खर्ची बहुत बढ़ाई है। करोड़ों रुपए उन्होंने होर्डिंग पे खर्च कर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कौल सिंह ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है वहां पर, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि भाजपा और कांग्रेस का ही हिमाचल में वर्चस्व बना हुआ है।
जी, हिमाचल में जो है अब कांग्रेस में काफी सक्रियता देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से उन्होंने संगठन में बदलाव किया है, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पिछले कल जो है मंडी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर जी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में जो है कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक हवा है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो अरविंद केजरीवाल है हिमाचल में रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, वो जो है अन्य राज्यों से लोगों को लेकर आते हैं और यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हमारी रैली बहुत अच्छी रही या हमारी जनसभा बहुत अच्छी रही। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता जो बयान देते हैं कि हिमाचल में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे या मिशन रिपीट की जो है भाजपा के नेता बात करते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम जो है भाजपा के मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदलेंगे। बिल्कुल हिमांशु, आपने ये जो बात कही है जिसमें कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदलेंगे, इतनी बड़ी बयानबाजी, क्या कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल में इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है? जी, अभी तक अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो अब सक्रियता काफी देखने को मिल रही है विधानसभा चुनावों को लेकर। इससे पहले जो कांग्रेस में इतनी अधिक सक्रियता नहीं थी। अगर सरकार बनने की बात की जाए तो अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से अब आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के साथ भी लोग मतलब काफी अधिक जुड़ रहे हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी जो है संगठन हिमाचल में बहुत मजबूत है। बीजेपी की जो जड़ें हैं वो जो है हिमाचल में गांव-गांव तक और बूथ स्तर तक है। अगर यह बात कही जाए कि कांग्रेस की जो है सरकार हिमाचल में बनेगी तो यह जो है अभी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल हिमांशु, अब देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बन पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिलता है कि बीजेपी की जड़ें कहीं ना कहीं हिमाचल में मजबूत हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिमांशु, हम ये भी देखते हैं कि कौल सिंह ठाकुर ने जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हिमाचल को कर्जे में डुबा दिया है। एक लोकप्रिय सीएम है जयराम ठाकुर, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप मढ़ना कौल सिंह ठाकुर की तरफ से, क्या ये सही साबित है? जी, अगर बात करें आरोप की तो इसमें जो आपको बता दें कि उन्होंने जो है पिछले कल एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें हमने सरकार छोड़ी थी उसमें जो है हिमाचल में 45,000 करोड़ रुपए कर्ज में जो है हिमाचल था। लेकिन जब जयराम की सरकार आई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है 4.5 वर्षों में ही हिमाचल का जो कर्जा है उसे 68,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। बिल्कुल हिमांशु, अब देखना होगा कि ये आरोप कितने सही साबित होते हैं। लेकिन एक लोकप्रिय सीएम जिनके बारे में इतनी बड़ी बयानबाजी करना ये सही नहीं है। हालांकि कौल सिंह ठाकुर ने इतना बड़ा आरोप लगाया है जयराम ठाकुर पर। धन्यवाद हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। देहरादून उत्तराखंड से है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे। संभावना है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री के आने की संभावना जरूर है, लेकिन अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है। जैसे ही पीएमओ से कार्यक्रम आएगा उसकी जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां जरूर की जा रही हैं। हम लोगों को प्रोग्राम नहीं आया, संभावना है तो उस आधार पर सरकार संगठन के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोग्राम आ जाएगा तब मैं फाइनल प्रोग्राम बता पाऊँगा। हम लोगों को प्रोग्राम नहीं आया, संभावना है तो उस आधार पर सरकार संगठन के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोग्राम आ जाएगा तब मैं फाइनल प्रोग्राम बता पाऊँगा। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इस पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बयान जारी किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं और बाबा केदार के दर्शन भी करेंगे, लेकिन अभी पीएमओ के तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिलहाल ये बात तो सत्य है कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।
हालांकि उत्तराखंड से इतना लगाव पीएम मोदी हमेशा से रखते हैं और कई बार उत्तराखंड के दौरे पर जा चुके हैं। और इस बार जब 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तब प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी 6 मई को जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो दौरे पर जा सकते हैं और बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 6 मई को जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो संभावित दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, किस तरीके की तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? अमित से हमारा संपर्क अभी टूट चुका है, लेकिन दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अमित से। लेकिन आपको बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और पीएम मोदी का संभावित दौरा हो सकता है। प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पीएमओ की तरफ से अगर कोई जानकारी सामने आती है तो हम इसे आपके साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री का जग जाहिर प्रेम है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम अक्सर जाते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका खासा लगाव है उत्तराखंड से। शिव के परम भक्त माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान शिव को पूज्य मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखना होगा कि 6 मई को जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से ये हिंट जरूर दे दी गई है कि प्रधानमंत्री का संभावित दौरा हो सकता है। तो हमें जिस तरीके से जानने को मिल रहा है कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, अमित, तो क्या जानकारी है आपके पास कि प्रधानमंत्री का संभावित दौरा हो सकता है? प्रियंका जी, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा को लेकर के पहले भी चर्चा यहाँ पर चल रही थी और अंदेशा जताया जा रहा था कि यहाँ पर देश के मुखिया पहुंच सकते हैं केदारनाथ धाम के जब यहाँ पर जो कपाट खोलेंगे 6 मई को, और उसको लेकर के लगातार यहाँ पर सरगर्मियां तेज है। तैयारियों का जायजा हालांकि लगातार लिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री केदारनाथ जाकर के तैयारियों का जायजा लेते हैं। आधिकारिक अभी यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं आया है नरेंद्र मोदी जी का, और उसको लेकर के हालांकि संभावनाएं अभी व्यक्त की जा रही है कि वो पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय है और अभी पीएमओ के द्वारा अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही है उसको देख करके लगता है कि कपाट खुलने के दिन वो यहाँ आ सकते हैं या उसके दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पहुंच सकता है, क्योंकि बाबा केदार के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में, देश में उनकी तरफ से संदेश दिया जाता है कि यहाँ पर जो लगातार भगवान भोलेनाथ के वो परम भक्त हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर उनके द्वारा दर्शन करने की बात यहाँ पर हो सकती है। और संभवतः इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच सकते हैं, उसी को लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान नहीं आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के द्वारा कहा भी गया, लेकिन तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। जी बिल्कुल, तैयारियां जोरों पर हैं। अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां वहां हो रही हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाते हैं तो विशेष भव्य तैयारियां की जाती हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी केदारनाथ दौरे पे आते हैं तो एक अलग ही नज़ारा केदारनाथ के अंदर देखने को मिलता है। पूरी तरीके से केदारनाथ को सजाया जाता है। बाबा केदार के यहाँ पर कपाट खुलने का मौका होता है और यहाँ पर विश्व से श्रद्धालु आते हैं, तो एक संदेश भी कहीं ना कहीं जाता है, क्योंकि 2013 के बाद जो आपदा आई थी, 2013 में जो आपदा आई थी, और उसके बाद से जो मैसेज कहीं ना कहीं गया था कि चारधाम यात्रा सुरक्षित नहीं है, और खुद यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो लोगों में विश्वास जगता है इस चारधाम यात्रा को लेकर के। एक वो भी बहुत बड़ी वजह है तैयारियों को लेकर के, और क्योंकि देश के मुखिया आ रहे हैं केदारनाथ धाम में आने की संभावना है, तो तैयारियां पूरी है जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से, और जो सुरक्षा एजेंसी है वो पूरी चाक चौबंद है। अब जैसे ही उनका कार्यक्रम अगर यहाँ पर आता है तो उसको लेकर के कार्यों में जो यहाँ पर अपनी जगह फैलाने की बात की जा रही है। फिलहाल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
आधिकारिक घोषणा जरूर नहीं हुई है अमित, लेकिन पीएमओ की तरफ से जैसे ही कोई बयान सामने आएगा वैसे ही घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने यह बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी का संभावित दौरा हो सकता है 6 मई को, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तब प्रधानमंत्री का संभावित दौरा हो सकता है। हालांकि ये जग जाहिर है कि उत्तराखंड या फिर यूं कहें कि केदारनाथ धाम से कितना लगाव रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबको पता है। अगली खबर मुंबई से है। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल फिलहाल सस्ता नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने ठुकरा दिया है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास इस संदर्भ में किसी भी तरह का निर्णय लेने का सर्वाधिक अधिकार सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती नहीं करने को लेकर गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इन राज्यों में ईंधन की दरें अधिक हैं। मोदी ने अपील करते हुए कहा था कि टैक्स में कटौती करके लोगों को राहत दी जानी चाहिए। पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और झारखंड राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है, जिससे वहां के लोगों पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ पड़ा है। बता दें कि जब पेट्रोल का आयात किया जाता है तो उस पर पहले केंद्र सरकार फिर राज्य सरकारें खुद कर लगाती हैं। उसके बारे में अगर डिसीजन हुआ तो कितना कम करने का है उसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि हमने तो बजट पेश करते वक्त ये टैक्स इसमें से आएगा और इसमें इतना लोन हम उठाएंगे, इतना सेंट्रल से पैसा हमारे पास आएगा, ऐसा करके हर एक स्टेट अपना अपना बजट पेश करता है। उसी हिसाब से मैंने इस और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही, वहीं पीएम मोदी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी और सभी राज्य सरकारों से ये अपील की थी कि कहीं ना कहीं दरें घटाई जाएं, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं पर महाविकास अघाड़ी ने उनकी ये अपील ठुकरा दी है। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सीधे तौर पर कहा कि हर राज्य का अलग अलग आर्थिक बजट होता है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान जब गैस में कटौती की बात आई थी और जब फिर वित्तीय जो अनुदान किया गया था, उस दौरान जो है उन्होंने गैस में 13.5% कटौती की जगह 3% तक लाया। लिहाजा दुनिया को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र जो है आर्थिक राजधानी माना जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स अन्य केंद्रीय राज्यों को जाता है। जाहिर तौर पर अगर सबसे ज्यादा टैक्स जाता है तो सबसे ज्यादा बजट भी होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इस मसले पे बात नहीं करती है। लिहाजा मोदी जी ने जिस तरह से सभी गैर भाजपा शासित राज्यों को ये कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ावा हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी लानी जानी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में बनी महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीधे तौर पर इसे इनकार कर दिया है, क्योंकि सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से वन पेंशन वन नेशन वन टैक्स किया गया था, उसी तरह जीएसटी के तौर पर गैस और पेट्रोल डीजल को भी एक नेशन एक जो पेट्रोल डीजल की कीमतें होना चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को इस पर अमल करना चाहिए, न कि राज्य सरकार को कहे, जबकि राज्य सरकार को उनको संवैधानिक तौर पर यह अधिकार होता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना कर रखना है या नहीं रखना है। जी प्रियंका जी, बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल पर कितनी कीमतें रखनी है ये केंद्र सरकार पहले तय करती है और फिर राज्य सरकार। सत्यप्रकाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति चल रही है मुंबई में? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें मुंबई में है। 120 रुपया मुंबई में है। मुंबई से सटे हुए अगर गुजरात में देखा जाए, दमन में देखा जाए तो महज 105-106 रुपए है। तो जाहिर तौर पर अगर महाराष्ट्र से सटे हुए दूसरे राज्यों में 105-106 रुपए है,
तो महाराष्ट्र में कम क्यों नहीं हो सकता? इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हमें जितना टैक्स कम करना था हमने कम किया। केंद्र सरकार सबसे पहले टैक्स पर अपना कर लगाती है, उसके बाद राज्य सरकार को निर्णय लेने का मौका मिलता है। तो हमने भी उसी तरह से टैक्स लगाया है जो हमारी आर्थिक स्थिति चलती है। हर राज्यों की आर्थिक स्थिति के अनुसार टैक्स में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है। अब ऐसे महाराष्ट्र में जिस तरह से आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है कोरोना काल के दौरान से, उसमें इस पर निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम होना चाहिए, न कि राज्य सरकार का काम होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार अपने टैक्सों को कम करती है तो राज्य सरकार भी इसे अमल करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना टैक्स कम नहीं किया बल्कि राज्य सरकारों को यह कह रही कि आप भी टैक्स कम कीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है। इस लिहाज से मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। जम्मू कश्मीर ने एक बार फिर आतंकवादियों की जम्मू को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने बत्रा अस्पताल के नजदीक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आईईडी बरामद कर बड़ा हादसा टाल दिया। हाईवे पर आतंकियों ने काले रंग के एक डिब्बे में टाइमर लगी आईईडी को प्लांट किया था। इसकी सूचना समय रहते पुलिस को मिल गई, तो वहीं पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर आईईडी को सुरक्षित जगह पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। इसी के चलते पुलिस और सेना ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धड़ा में बत्रा अस्पताल के नजदीक हाईवे पर एक कूड़ेदान में संदिग्ध काले रंग का डिब्बा देख लोगों को आशंका हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इस बीच एसएसपी जम्मू चंदन कोहली भी दलबल के साथ वहां पहुंच गए। डिब्बे को देखते ही उन्हें भी आशंका हुई और उन्होंने सुरक्षा बलों को तुरंत जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद करने के निर्देश दे दिए। हाईवे पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई और बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया। बम निरोधक दस्ते के जवानों ने डिब्बे को कूड़ेदान से बाहर निकाला और एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसे खोला। डिब्बे में आतंकवादियों ने टाइमर के साथ आईईडी लगाई हुई थी। दल में शामिल जवानों ने बड़े ही सुरक्षित ढंग से आईईडी में विस्फोट कर निष्क्रिय कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, एक बार फिर से घाटी को दहलाने की नाकाम कोशिश की गई है, वहीं पर सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस घटना को नाकाम कर दिया है। रविंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि घाटी को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक कूड़ेदान के डिब्बे में काले रंग के बॉक्स में
आईईडी बरामद की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सूझबूझ दिखाते हुए बम को एक सुरक्षित खाली स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। दोबारा से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, घाटी को दहलाने की एक बार फिर से नाकाम कोशिश की गई। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं बता दूं आपको कि पहले घाटी के अंदर तो आतंकवाद पहले से ही है और वहां पर आए दिन सुरक्षा बल जो है उन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। लेकिन अब आतंकियों का रुख जम्मू की ओर भी होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले 2 दिन पहले ही जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर किया था, जो दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे, और उसके पहले 5 ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ा था। फिर एक ओवरग्राउंड वर्कर को और पकड़ा गया जो एक अध्यापक भी था। और ऐसी ही कार्रवाई लगातार आतंकियों की तरफ से लगातार की जा रही है और किसी प्रकार से आतंकियों की घुसपैठ जो है वो सांबा के इलाके से करवाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल 2 आईडी मिली हैं 1.5 किलो की, तो उससे हाईवे पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सितड़ा का हाईवे है, यहाँ से सैन्य वाहन जो हैं बहुत संख्या में यहाँ से मूवमेंट होती है उनकी, तो ऐसे में एक बार फिर से सेना को निशाने पर लेने की कोशिश जो है आतंकवादियों द्वारा की गई। लेकिन जो आरोपी पार्टी थी, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उसके द्वारा लगातार हाईवे को जांचा जाता है और उसी दौरान एक बैग, संदिग्ध बैग देखा गया और जब उसकी तलाशी उसको संदिग्ध माना गया तो वहां पर एफएसएल टीम के साथ साथ बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया और उस जो आईडी रखी गई थी उसको निष्क्रिय किया गया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आतंकी अब जम्मू का रुख कर रहे हैं ताकि जम्मू को फिर से दहलाया जा सके। प्रियंका, बिल्कुल, आतंकी जिस तरीके से अपनी नाकाम कोशिशें करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार तैनात रहते हैं और इसको नाकाम कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र देखने को मिलता है कि घाटी में आए दिन आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं और जिसको लेकर सुरक्षा बल तैनात नजर आते हैं, लेकिन वहीं पर एक तरफ जहां ये आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है। जब भी कभी एनकाउंटर होता है, जहाँ आईडी मिलती है, तो लोग खासे परेशान होते हैं। और कल भी जिस प्रकार से जम्मू के इलाके में, सितड़ा के इलाके में आईडी मिली, तो 2 घंटे जो है सुरक्षा बलों ने पूरे हाईवे को बंद रखा। तो ऐसे में भीषण गर्मी के अंदर लोग जो है खासे परेशान भी नजर आए। और वहीं घाटी के अंदर जब भी कभी एनकाउंटर होता है तो स्थानीय लोग जो हैं उसकी जद में आ जाते हैं और सेना अपना भरपूर जो है कहा जाए उसको स्थानीय लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती है। तो ऐसे में आम जनमानस जो है वो चाहे घाटी हो या जम्मू का इलाका हो, जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उससे परेशानी आम लोगों को खासी होती है। प्रियंका, बिल्कुल, आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है रविंद्र। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां की स्थानीय जनता को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आए दिन घाटी में आतंकी गतिविधियां तो होती ही रहती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब जैसा मैंने पहले कहा प्रियंका कि जब भी कभी एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर ऑलमोस्ट स्थानीय इलाके में ही होते हैं, क्योंकि आतंकी जो हैं वो कहीं ना किसी घर में पनाह लिए होते हैं। जब भी सूचना मिलती है सुरक्षा बलों को, तो कार्रवाई करने के लिए उस इलाके का गठन किया जाता है। और ऐसे में जब आतंकी फायरिंग करते हैं तो कई बार देखा गया है कि स्थानीय लोग भी उसकी जद में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी होना लाजमी है और जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान रहती है और आतंकवादी घटना में नुकसान आम जन का होना कहीं न कहीं दुखदायी होता है। प्रियंका, बिल्कुल रविंद्र, अब देखना होगा कि जम्मू में आतंकी गतिविधियां आखिर कब थमने का नाम लेती हैं। लेकिन घाटी को दहलाने की आतंकी साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। सिदड़ा के इलाके में ये आईईडी बरामद किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सूझबूझ दिखाते हुए बम को निष्क्रिय कर दिया है। एक सुरक्षित खाली स्थान पर ले जाकर इस आईईडी बरामद बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।